Audio Jungle. चलिए बाबू, कैसे हैं आप लोग। मिलते हैं हम आप लोगों के साथ आज के इस वीडियो में मैथ के एक बहुत ही बेहतरीन शानदार टॉपिक के साथ, जियोमेट्री ज्यामिति जो है 10th क्लास में पढ़ना है बाबू। और मैं उम्मीद करता हूं कि ज्योमेट्री में आप लोगों को इतना सरल और इतने बेहतर ढंग से बताऊंगा कि आप लोगों को 100% समझ में आएगी। बाबू एक चीज और समझ लीजिए कि ज्योमेट्री मतलब जो आज हम स्टार्ट करेंगे तो एकदम लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक जाएंगे बाबू। लेकिन मैं इन सारे चीज कहने से पहले एक बात पुनः आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं बाबू, अगर हमारा यह वीडियो, हमारा यह पढ़ाई अगर आपको थोड़ा भी इम्प्रेस कर पाता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाबू 100% समझ में आएगा ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री जो है सो बच्चों के लिए भिड़ा साबित होता है, लेकिन जरा सा भी भिड़ा नहीं है, काफी आसान है। आप लोग देखिए 100% समझ में आएगा। नहीं अगर समझ में आएगा तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि सर आपने बोला था लेकिन नहीं समझ में आया। चलिए बाबू चालू करते हैं आज का क्लास। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति। देखिए बाबू ज्योमेट्री जो है ना एक यूनान का शब्द है, यूनान भाषा का शब्द है। ज्योमेट्री कहाँ का शब्द है? यूनान भाषा का शब्द है। इसको अगर बाबू हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश अर्थ करते हैं तो देखिए क्या होता है। देखिए बाबू इसको अगर पार्ट बाय पार्ट करेंगे तो यह होगा जियो। देखिए जियो और मेट्रियन, जियो और मेट्रियन क्या होगा बाबू? जियो और मेट्रियन। इसको इंग्लिश टू इंग्लिश अर्थ करेंगे तो जियो मतलब होता है अर्थ या लैंड, ठीक। मेट्रियन मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट। बाबू ध्यान से समझिए, मतलब इस ज्योमेट्री का हम अलग अलग पार्ट किए हैं तो यहाँ जियो हुआ और यहाँ मेट्रियन हुआ है। और जियो मतलब होता है अर्थ या लैंड, इंग्लिश टू इंग्लिश अर्थ, और मेट्रियन मतलब होता है मेजरमेंट। तो अर्थ या लैंड मीन्स क्या होता है? भूमि, भूमि या पृथ्वी, पृथ्वी, और मेजरमेंट मीन्स माप। तो यहां से एक डिफिनीशन निकल के आ गया बाबू। अगर कोई पूछेगा कि ज्यामिति क्या है, ज्यामिति, ज्यामिति क्या है या ज्योमेट्री क्या है, तो आप यहां से यह डिफिनीशन दे सकते हैं कि पृथ्वी, पृथ्वी या भूमि के माप को ज्यामिति, ज्यामिति कहते हैं। देखिए बाबू इसको आप क्या कह सकते हैं, कोई पूछेगा कि ज्योमेट्री क्या है या ज्यामिति क्या है तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी या भूमि के माप को ज्यामिति कहते हैं। या दूसरे शब्द में यह परिभाषा भी दे सकते हैं कि ज्यामिति, ज्यामिति गणित की वैसी शाखा है, वैसी शाखा है, शाखा है जिसमें बिंदु, किरण, रेखा तथा समतल पृष्ठ से बने आकृतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब देखिए बाबू कोई आदमी पूछे कि ज्यामिति किसको कहते हैं तो आप पहला डिफिनीशन याद दीजिएगा। ज्यामिति किसको कहते हैं? तो पृथ्वी या भूमि के माप को ज्यामिति कहते हैं। या दूसरा डिफिनीशन याद दीजिएगा कि ज्यामिति गणित की वैसी शाखा है जिसमें बिंदु, किरण, रेखा तथा समतल पृष्ठ से बने आकृतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब बाबू एक चीज ध्यान में रखिएगा, नोट
नोट। देखिए ज्यामिति, ज्यामिति यूनान भाषा का शब्द है, यूनान भाषा का शब्द है। ज्यामिति क्या है बाबू? यूनान भाषा का शब्द है। और ज्यामिति के पिता, ज्यामिति के पिता यूक्लिड, यूक्लिड को कहा जाता है, कहा जाता है। मतलब बाबू इसका मतलब यह है कि ज्योमेट्री का सर्वप्रथम जो है ना, मतलब शुरुआत यूनान में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था बाबू। तो ज्योमेट्री किस भाषा का शब्द है? यूनान भाषा का शब्द है। ज्योमेट्री के पिता कौन है बाबू? तो ज्योमेट्री के पिता कौन है? यूक्लिड है। ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति के पिता कौन है? यूक्लिड है, मतलब यूक्लिड के कहा जाता है। चलिए बाबू अब आगे देखते हैं। चलिए बाबू अब 10th क्लास में सर्वप्रथम पढ़ना है सर्वांग सम। तो आप समझिए सर्वांग सम होता क्या है। देखिए बाबू सर्वांग सम, देखिए सर्वांग सम का मतलब होता है सभी अंग समान। सर्वांग सम मतलब सभी अंग समान, मतलब उसका सभी पार्ट जो होगा ना वो क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन गणितीय भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं कि वैसी ज्यामितीय आकृति, आकृति जिसकी आकार, आकार और आयाम, आयाम दोनों बराबर हो, उसे सर्वांगसम आकृति कहते हैं या सर्वांगसम कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, यहां जो हम बताए हैं सर्वांगसम किसको कहते हैं, तो वैसा ज्यामितीय आकृति जिसकी आकार और आयाम दोनों बराबर हो उसे सर्वांगसम कहते हैं। आकार मतलब शेप, आयाम मतलब साइज। मतलब ऐसे समझिए जो देखने में एक रंग लगे, जो देखने में बाबू एक रंग लगे और उसकी भुजा की लंबाई चौड़ाई भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सर्वांगसम कहेंगे। जैसे यहां देखिए, जैसे दो समान त्रिज्या वाले वृत्त। अब देखिए बाबू जैसे दो समान त्रिज्या वाले वृत्त, जैसे मान लीजिए यह एक वृत्त है और यह भी एक वृत्त है, कोई दिक्कत? और दोनों का त्रिज्या अगर 2 सेंटीमीटर है, दोनों का त्रिज्या बाबू क्या है? 2 सेंटीमीटर है या 0 मतलब सेंटर है वो, ठीक है। तो दोनों क्या होगा? समरूप, सॉरी सर्वांगसम होगा। यह दोनों वृत्त क्या होगा? यहाँ क्या होगा? सर्वांगसम होगा। क्यों? क्योंकि यह देखने में भी एक जैसा लगता है और इसका आयाम जो है वह भी सेम है। देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है। जैसे समान लंबाई वाला, सॉरी समान लंबाई के भुजा वाला 2 वर्ग। अब देखिए बाबू समान लंबाई के भुजा वाला 2 वर्ग, जैसे मान लीजिए बाबू यह एक वर्ग है, ठीक, दिक्कत, और यहाँ भी एक वर्ग है। तो अगर इसका साइड 4 है तो यह सब 4 4 है, ठीक है, यह भी 4 है, यह भी 4 है, यह भी 4 है। तो यह दोनों आकृति जो है देखने में भी एक रंग के लगता है और इसका आयाम जो है वह भी क्या है? बराबर है। तो यह दोनों वर्ग क्या होगा बाबू? सर्वांगसम होगा। दोनों वर्ग क्या होगा? सर्वांगसम होगा। जैसे देखिए
समान भुजा वाला दो समबाहु त्रिभुज। अब देखिए बाबू, मतलब समान भुजा वाला दो समबाहु त्रिभुज। जैसे अब देखिए बाबू, अब देखिए जैसे यह एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक, और यह भी एक समबाहु त्रिभुज है। दोनों देखने में एक ही रंग लगता है। मान लीजिए इसका भुजा अगर 10 10 10 है तो इसका भी क्या है, 10 10 और 10 है। तो यह दोनों त्रिभुज क्या होगा बाबू, सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम का अर्थ है वह सभी अंग समान, या ऐसे समझिए जो देखने में एक रंग के लगे और उसकी भुजा की लंबाई भी क्या हो, बराबर हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सर्वांगसम कहेंगे। किसी को समझने में कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बाबू, कुछ नोट्स आप लोग याद रखिएगा। जैसे क्या होगा, नोट 1 में देखिए ध्यान से, नोट 1 में देखिए था, सर्वांगसम को दो गो लाइन ऐसे एगो लाइन ऐसे से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत है बाबू? अब देखिए जरा ध्यान से, समान त्रिज्या वाला सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं। याद रखिएगा बाबू, समान त्रिज्या वाला सभी वृत्त क्या होगा, सर्वांगसम होगा। समान भुजा वाला सभी वर्ग सर्वांगसम होते हैं। कोई दिक्कत है? मतलब समान भुजा वाला सभी वर्ग क्या होता है, सर्वांगसम होता है। इसके बाद 4 में समान लंबाई के भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब देखिए बाबू, हम जो यहाँ लिखे हैं, क्या लिखे हैं, समान लंबाई के भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? अब चलिए बाबू, अब आगे देखते हैं। अब बाबू, समरूप क्या होता है, देखिए सिमिलर। समरूप क्या होता है वह देखिए, समरूप। सर्वांगसम समझ में आ गया। अब समरूप देखिए, वैसी ज्यामितीय आकृति जिसकी आकार समान हो लेकिन आयाम समान हो या न हो उसे समरूप कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, समरूप किसको कहते हैं। देखिए समरूप मतलब समान रूप, जो देखने में एक जैसा लगे उसको हम लोग समरूप कहते हैं। इसमें सर्वांगसम में क्या होता था बाबू, कि देखने में एक जैसा लगना चाहिए और उसकी भुजा की लंबाई भी समान होनी चाहिए। लेकिन समरूप में ऐसा शर्त नहीं है। समरूप में क्या शर्त है कि केवल देखने में एक जैसा लगना चाहिए, समान लगना चाहिए, चाहे उसकी भुजा की लंबाई चौड़ाई बड़ा रहे या छोटा रहे, उससे कोई बहस नहीं है। कोई दिक्कत है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समरूप। मतलब देखे में नहीं एक जैसा लगता है, उसी को हम लोग समरूप कहते हैं। जैसे देखिए आप, जैसे
सभी वृत्त, सभी वृत्त, जितना वृत्त है बाबू वह देखने में गोले ना लगता है। जैसे देखिए था सभी वृत्त, छोटका ले लीजिए, उससे बड़का ले लीजिए, उससे बड़का ले लीजिए, उससे बड़का ले लीजिए, यह सब जो है वृत्त जो है बाबू, यह वृत्त जो है यह सब एक रंग के देखने में लगता है कि नहीं, छोटा रहे या बड़ा रहे या उससे बड़ा रहे, कोई दिक्कत है इसमें? तो आयाम की जरूरत नहीं है, मतलब साइज की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए जैसे सभी वर्ग, सभी वर्ग, बात समझ रहे हैं? जितना वर्ग है, जैसे मान लीजिए यह एक छोटा वर्ग है, ठीक है, यह एक बड़ा वर्ग है, यह इससे भी बड़ा वर्ग है, ठीक है, यह इससे भी बड़ा वर्ग है, कोई दिक्कत? तो यह सब क्या है बाबू, मतलब देखने में एक ही जैसा लगता है, तो इसीलिए यह सब वर्ग क्या होगा बाबू, समरूप होगा। जैसे सभी आयत, सभी आयत, अब देखिए कोई छोटा आयत रहे या कोई इससे बड़ा आयत रहे, कोई इससे बड़ा आयत रहे, उससे कोई फर्क नहीं है, यह सब क्या है, समरूप है। जैसे मान लीजिए सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज, अब देखिए बाबू जितने सारे त्रिभुज है वह सब जितने सारे समबाहु त्रिभुज है वह सब क्या है, समरूप है। जैसे यह छोटा वाला ले लीजिए, यह इससे बड़ा ले लीजिए, यह इससे बड़ा ले लीजिए, कोई दिक्कत है बाबू? तो हम उम्मीद करते हैं कि समरूप और सर्वांगसम आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बाबू अब जरा ध्यान से देखिए, देखिए था समरूप को यह जो देख रहे हैं ना, यह साइन से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, कोई दिक्कत है बाबू? अब देखिए जैसे मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज यह है, देखिए जैसे मान लीजिए यह ए बी सी, इसका भुजा है 3 3 3, और एक समबाहु त्रिभुज यह है, ठीक, ए बी सी, तो यह है 4 4 4, तो दोनों देखने में एक जैसा, दोनों समबाहु त्रिभुज है, इसलिए दोनों क्या होगा, समरूप होगा। इसको ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, सॉरी यहाँ पी क्यू आर दे दीजिए नाम, कोई दूसरा नाम दे दीजिए, पी क्यू आर, पी क्यू आर, कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, अब जो है एक वीवीआई नोट है, इसको समझिए जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा बाबू। सभी सर्वांगसम, सर्वांगसम आकृति, आकृति समरूप होता है। सभी सर्वांगसम आकृति क्या होता है, समरूप होता है, लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होता है, या एक भी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होता है, या एक भी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होता है। अब देखिए बाबू, अब देखिए समरूप क्या होता है और सर्वांगसम क्या होता है, हम बहुत अच्छा ढंग से आप लोगों को बताए हैं बाबू। तो जितना सर्वांगसम है ना वह सभी समरूप होगा, जितना सर्वांगसम आकृति है वह सब क्या होगा, समरूप होगा। सर्वांगसम है तो वह देखने में एक रंग लगेगा ही, लेकिन जितना सारा समरूप है वह सर्वांगसम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो समरूप में केवल देखने में एक रंग चाहिए और सर्वांगसम में क्या चाहिए, देखने में एक रंग और उसके साथ साथ उसका आयाम मतलब भुजा की लंबाई भी मिलना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा समरूप में तो नहीं होता है, तो इसीलिए प्रत्येक सर्वांगसम आकृति जो है समरूप है और प्रत्येक समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं है।
कोई दिक्कत है बाबू? चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए बाबू, अब जो है अब हम जरा समान कोणिक त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समान कोणिक त्रिभुज। अब देखिए बाबू, समान कोणिक त्रिभुज क्या होता है? समान कोणिक त्रिभुज क्या होता है? तो जिस दो त्रिभुज का कोण, जिस दो त्रिभुज का सभी कोण आपस में बराबर हो उसे समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। देखिए बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह। समान कोणिक त्रिभुज किसको कहते हैं? तो जिस दो त्रिभुज का सभी कोण आपस में बराबर हो उसे समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। अब देखिए बाबू, देखिए तो समान कोणिक त्रिभुज कैसे होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ हम एक एंगल बनाए हैं, जरा ध्यान से देखिए आप लोग, कोई दिक्कत? यहाँ हम एक एंगल बनाए हैं तो, और यहाँ एक लाइन खींचे, ठीक, यहाँ एक लाइन खींचे, ठीक, यहाँ एक लाइन खींचे, कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो यह एंगल तो इस त्रिभुज में भी बराबर होगा और इस त्रिभुज में भी बराबर होगा, और जितना यह होगा बाबू उतना यह होगा और उतना ही यह होगा, जितना यह होगा उतना यह होगा और उतना ही यह होगा, क्योंकि यह जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो जा रहा है बाबू, मान लीजिए अगर यह 30 डिग्री का होगा तो उसी रेशियो में बढ़ेगा, अगर 7 डिग्री का होता तो उसी रेशियो में बढ़ता। तो यह सब क्या है? समान कोणिक त्रिभुज है। नोट, एक चीज ध्यान में रखिए, सभी समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देखिए बाबू, जितना सारा समान कोणिक त्रिभुज है ना वह सब सिमिलर होगा, मतलब सब समरूप होगा। कैसे होगा? अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, जैसे यहाँ पे अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यह एक समान कोणिक त्रिभुज है, यह भी 30, सॉरी एक सेकेंड, यह मान लीजिए 60, यह 60 और यह भी 60, कोई दिक्कत? और यहाँ देखिए बाबू, यहाँ यह 60, आप दूसरा एंगल भी ले सकते हैं, 60 और यह भी 60 है। तो यह अगर 4 4 4 है और यह अगर 6 6 6 है तो यह दोनों त्रिभुज समरूप होगा। क्यों समरूप होगा? अरे कोण तो सेम न रहता है जी, कोण बाबू सेम है और यह भुजा की लेंथ बढ़ गया है, ठीक है? तो समरूप कहता क्या है कि जो देखने में एक रंग के हो, लेकिन सर्वांगसम फिर नहीं होता क्योंकि भुजा का लेंथ अलग हो जाता है, इसलिए सर्वांगसम नहीं होता। तो अब समझ में आ गया कि सभी समान कोणिक त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। सर्वप्रथम थेल्स ने समान कोणिक त्रिभुज के बारे में बताया था बाबू। सर्वप्रथम थेल्स जो थे ना वही बताए थे कि सभी समान कोणिक त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और समान कोणिक त्रिभुज क्या होते हैं? वह थेल्स ही बताए थे। चलिए बाबू, कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए बाबू, अब हम देखते हैं बहुभुज की समरूपता। बहुभुज की समरूपता। अब देखिए बाबू, बहुभुज की समरूपता क्या होता है? देखिए, जब दो बहुभुज समरूप कब होते हैं? दो बहुभुज समरूप होंगे तो लिखिए, दो बहुभुज समरूप होंगे यदि
एक में उनकी भुजाओं की संख्या, उनकी भुजाओं की संख्या समान हो। अब देखिए बाबू क्या लिखे हैं, बहुभुज की समरूपता। तो दो बहुभुज समरूप होंगे यदि एक में उनकी भुजाओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। उनकी भुजाओं की संख्या समान हो, दो में उसका संगत कोण, उसका संगत कोण बराबर हो, उसका संगत कोण बराबर हो, दिक्कत। और तीसरा क्या होगा, उसका या उसकी संगत भुजा, भुजा समानुपाती हो, अर्थात अर्थात एक ही अनुपात में हो। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, कोई भी आदमी पूछेगा बहुभुज के समरूप होने के दो शर्त या तीन शर्त को लिखे, तो पहला लिखिएगा उनकी भुजाओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। उसका संगत कोण क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। उसकी संगत भुजा क्या होनी चाहिए, समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो। जैसे देखिए तो बाबू, जैसे मान लीजिए हम यह लिख लिए, कोई दिक्कत, और यहाँ एक आयत बना लिए, कोई दिक्कत। अब जरा ध्यान से देखिए, तो यह ए बी सी डी, यह 4, यह 4, यह 6, यह 6, तो यह हो जाएगा 5, यह 5, कोई दिक्कत। और यह हो जाएगा 7 और यह हो जाएगा 7। अब जरा ध्यान से देखिए बाबू, तो इसका संगत भुजा समानुपाती हो, मतलब यह 4/5 है तो यह भी 4/5 है, यह 6/7 है तो यह 6/7 है। और संगत कोण क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। संगत कोण समान होना चाहिए। संगत कोण समान है कि नहीं है, देखिए था, संगत कोण समान है। और भुजाओं की संख्या 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों बराबर है, तो इसीलिए मतलब आयत, आयत इसका नाम दे दीजिए पी क्यू आर एस, कोई दिक्कत। अब देखिए आयत ए बी सी डी समरूप आयत पी क्यू आर एस, कोई दिक्कत है। चलिए बाबू अब आगे देखते हैं। अब चलिए बाबू अब देखते हैं त्रिभुज की समरूपता। त्रिभुज की समरूपता, देखिए बाबू जो बहुभुज का है वही त्रिभुज का होगा, लेकिन देख लीजिए दो त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं यदि एक में उनका संगत कोण समान हो तथा दो में उनका संगत भुजा समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो, एक ही अनुपात में हो। कोई दिक्कत है बाबू। अब जैसे देखिए त्रिभुज यहाँ हम एगो बनाए ए बी सी, और यहाँ बनाए हम पी क्यू आर। यहाँ मान लीजिए 60, हाँ 60 और यह है 60, ठीक, यह भी 60, यह भी 60 और यह भी 60, कोई दिक्कत। यह 4 4 4 6 6 6। देखिए तो बाबू त्रिभुज की समरूपता क्या होता है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि एक में उनका संगत कोण समान हो। संगत कोण क्या होना चाहिए बाबू, समान होना चाहिए, और उनका संगत भुजा समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में होना चाहिए।
जैसे यहाँ 60 है तो यहाँ 60, यहाँ 60 तो यहाँ 60, यहाँ 60 तो यहाँ 60, अगर यहाँ 30 रहता तो यहाँ भी 30, यहाँ 90 तो यहाँ 90। बात समझ रहे हैं ना? यहाँ 50 तो यहाँ 50। तो संगत कोण समान होना चाहिए और संगत भुजा समानुपाती होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ ए बी जितना है, ए बी 4 है तो पी क्यू 6 है, तो 4/6 मतलब 2/3। यहाँ देखिए 4/6 मतलब 2/3, यहाँ देखिए 4/6 मतलब 2/3। तो इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। कोई दिक्कत है? क्यों? क्योंकि इसका संगत भुजा समानुपाती है और संगत कोण बराबर है। तो लिख लीजिएगा एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर, ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर बराबर ए सी बाई पी आर। देखिए तो यह सब सेम है कि नहीं है बाबू? संगत भुजा सब समानुपाती है, मतलब सब 6/4 है, मतलब 3 सॉरी ए बी नहीं है, ए बी कितना है 4/6, मतलब सब क्या है 2/3 है। तो एक ही अनुपात में है, इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे? अति समरूप होंगे। तो बाबू आज का क्लास यही समाप्त करते हैं बाबू, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा और सरल ढंग से यह ज्योमेट्री का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। बाबू आप लोग अगले वीडियो के साथ ही बने रहिएगा, ताकि हम जो भी चीज़ पढ़ाए वो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाबू कोई भी अगर दिक्कत हो ज्योमेट्री में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं। चलिए बाबू आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन